हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सेला टनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेलूम केव्स को लेकर के, तो बेलूम केव्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट में बेलूम केव्स एग्जिस्ट करती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बेलूम केव्स हैं वो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केव सिस्टम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट केव्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर पर आता है मेघालय स्टेट का क्रेमलिया प्रा। अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10,000 ईयर्स तक यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका फ्लो होता रहा, जिसकी वजह से ये जो केव सिस्टम है उनका फॉर्मेशन हुआ है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्वेड ग्रुप को लेकर के। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि रशिया और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में बार बार रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई और इंडिया का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर के कोई भी मिसकंसेप्शन क्वेड ग्रुप के अदर मेंबर्स में क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया का अपना अलग स्टैंड है और उसका एक मेजर रीजन सभी को पता है कि इंडिया का बॉर्डर एरिया जो है वो चाइना के साथ में टच होता है और वहाँ पर जून 2020 से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बैरी ओफेरेल जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बोला कि इंडिया ने जिस तरीके से वहाँ पर एब्सटेन किया है हर रेजोल्यूशन को, ये बात शो करती है कि इंडिया को अपनी बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करना भी उनकी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्वेड ग्रुप के अदर मेंबर्स जैसे कि जापान, US, ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के कोई भी इंडिया की पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख करके हम जो अदर मेंबर्स जो हैं क्वेड ग्रुप के वो इस चीज़ को व्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है DRDO ने एक नया डिफेंस वेपन तैयार किया है, कॉर्नर शॉट वेपन। ये जो है वो जो पुलिस है उनको एक क्रिटिकल आई देगा। इस तरीके से बैंड है ये डिफेंस वेपन सिस्टम, जिससे कि कॉर्नर वाले एरिया में भी इजीली टारगेट किया जा सकता है जो भी एनिमी है उनको। इसके अलावा जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो अपने आप को इजीली प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है, इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, उन सभी के हेल्प के लिए DRDO ने ये नया डिफेंस वेपन सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया है। इसका यूज़ भी किया गया था इंडिया जापान बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 जो अभी कर्नाटका में जिसको कंक्लूड किया गया है, वहाँ पर भी इंडियन ट्रूप्स ने ब्रीफ तरीके से इसको अपनी साइड से यूज़ किया था। ओके, अब DRDO से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। DRDO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसकी एक प्रीमियर एजेंसी के रूप में काम करता है DRDO। 1958 में इसको बनाया गया था। शुरुआती समय में हमारे यहाँ पर जो अदर टेक्निकल ग्रुप थे उनका सबमर्जेंस करके DRDO को कंप्लीट किया गया। ओके, ये जो DRDO है वो क्या कोशिश करता है कि हमारे जो भी डिफेंस वेपन्स हैं उसके लिए नए नए रिसर्च किए जाएं, नए नए सिक्योरिटी के क्षेत्र में इस तरीके से वेपन्स को तैयार किया जाए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं उन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो ये आप ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओके, वो जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके मोटो आपको क्लियर याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें मोटो को लेकर के भी पूछ लिया जाता है कि DRDO का मोटो क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको चलाया गया था 2020 में, अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, क्योंकि कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा और लोगों की जो जॉब चली गई जिसकी वजह से हमारे इंडिया का कोई भी पर्सन जो है वो
रात में बिना खाना खाए सोए, इसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा टारगेट लिया कि कोई भी इंसान जो है बिना अन्न के ना बच पाए, मतलब सबके पास अवेलेबिलिटी हो ग्रेन्स की। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया और ये जो स्कीम है इसका 5th फेज जो है वो मार्च 2022 में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से 6 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। ओके वैसे तो अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी रिकवर हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उनको इजी प्राइस के ऊपर ये जो ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट उनको सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सके। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर यूपी में आप सभी को पता है कि वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने ओथ ले ली है, योगी आदित्यनाथ जी ने। अब यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी के बाद में जिन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो सपा जो है, जो अदर पार्टीज़ के कोalition के साथ में, अदर पार्टीज़ के अलायंस के साथ में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो श्रीलंका और मालदीव की विजिट पर गए हैं। बहुत सारा डिस्कशन यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओशियन आर्किपेलागो में कुछ इंडियन बैक्ड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। समझिए आप कि मतलब इंडिया उन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करेगा, इंडिया उसमें कोशिश करेगा कि इंडिया अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ पर जो भी इशू है इन दोनों कंट्रीज़ में उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करे। ये दोनों श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो हमारे रीजनल एरिया में नेबर कंट्री हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मालदीव जो है वो इंडियन ओशन वाले रीजन को सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बिम्स्टेक की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो बिम्स्टेक से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लें कि व्हाट इज़ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का कंप्लीट नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के, 5 तो साउथ एशिया के हैं और 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जिसमें म्यांमार है और थाईलैंड है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक जो कंट्री है वो 7 है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ इससे रिलेटेड हम कुछ हिस्ट्री देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो ढाका बांग्लादेश में है, और जो भी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं उनके नेम का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी के बेसिस पर यहाँ पर लीडरशिप दी जाती है। यहाँ पर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1997 में एक सब रीजनल ग्रुपिंग बनाया गया था बैंकॉक में, जिसका नाम था बिस्ट ईसी, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल हुए थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में। 1997 में फिर एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है बैंकॉक में ही, जहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है बिम्स्ट ईसी। ओके, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1998 में नेपाल जो है उसका ऑब्जर्वर बन जाता है, और 2004 में नेपाल और भूटान इसके फुल मेंबर बन जाते हैं। और फिर 2004 में जब इसकी फर्स्ट समिट होती है तब इस ग्रुप का नाम चेंज कर दिया जाता है और नया नाम रखा जाता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आप मैप भी देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है। ग्लोब में आप ये मैप जो आपको शो हो रहा होगा बे ऑफ बंगाल है। इसके यहाँ पर लिटरल एरिया में, तटीय एरिया में जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इसके मेंबर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नेपाल और भूटान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम जो ट्रेड है वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये कंट्रीज़ भी इसके मेंबर है। ये ध्यान है, ये 2 एक्सेप्शनल के रूप में, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि बे ऑफ बंगाल के तटीय इलाकों में जो भी कंट्रीज़ है उसके मेंबर हैं, तो इसमें आप गलत कर सकते हो, क्योंकि नेपाल और भूटान जो है वो लैंडलॉक है, लेकिन डिपेंडेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। ओके,
तो क्या करना है आपको, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करो तो उसके मेंबर किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि बिम्स्टेक में अगर हम देखें तो इसका जो बिम्स्टेक जो नेम है वो शुरुआत में नहीं रखा गया था, बाद में जब इसके सारे कंट्रीज मेंबर बन गई तब 2004 में इसका नाम चेंज किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सॉरी इसी में ही अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो मालदीव जो स्टेट है, मालदीव जो कंट्री है, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये जो प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से इंडिया के सपोर्टिव में है, लेकिन इससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल्ला यामीन और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो रेगुलर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन का, क्योंकि वो जो पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पर वो चाइना सपोर्टिव थे, इसकी वजह से उनका ये इशू है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव को कुछ सपोर्ट करने की इंडिया ने कोशिश की और इसके बाद में इंडिया की ने अपनी कुछ फोर्सेस का या कुछ अपने पायलट्स का वहाँ पर अवेलेबिलिटी डिसाइड की, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मालदीव को एक तरीके से अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। ओके, जो श्रीलंका है वहाँ पर भी कुछ डिस्कशन हो सकते हैं, जिसमें अगर हम तमिल एंट्रेंस की बात करें, जो इलीगल एंट्रेंस हो रहा है इंडिया में उसको डिस्कस किया जा सकता है। और भी अदर इश्यूज हैं, जैसे कि हमारे जो फिशरमैन इशू है वो भी काफ़ी बड़ा इशू है, उसको भी डिस्कस वहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रतापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है। साउथ गुजरात रीजन में जो रेजिडेंट्स लोग रहते हैं उस रीजन में, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से 6065 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो उसके अंडर आएगी, जिससे वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसको यहाँ से हटाया जाएगा। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मेन काम ये रखा गया है कि वेस्टर्न घाट में जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हम करवा सके सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के तहत। ये इसमें टारगेट रखा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अवेलेबल कराएं इस एरिया में, ताकि वहाँ पर भी इरिगेशन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ सकें। ओके, तो यहाँ पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बात की गई है, तो इसको अगर हम व्यू करें तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, इसके अंडर ये आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जुडिशरी में वीमेन की प्रेजेंस। यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे CJI हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि देखो वैसे ही अगर हम देखें तो जो जज हैं, वीमेन जज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। ओके, दूसरी बात, उनका जो टेन्योर है वो जितना रहना चाहिए, एक एवरेज ड्यूरेशन एक जज के रूप में जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग जो भी वीमेन जजेस रही हुई हैं उनके टेन्योर की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 2027 तक हमारे इंडिया को फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस मिल सकती हैं BV नागरथना के रूप में। हालांकि उनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कम समय के लिए वो हमारे इंडिया की CJI रहेंगी। यहाँ पर बताया गया है फातिमा बीवी जो फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी 1989 में, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले, जो पहले वो केरला हाई कोर्ट में थी, रिटायरमेंट से पहले लगभग 6 महीने तक ही उन्होंने यहाँ पर जज के रूप में काम किया था। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो फर्स्ट वीमेन एडवोकेट जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेटेड किया गया, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल से कम टाइम के लिए रहा। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो अदर जजेस की, जैसे कि हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी, ये लगभग 4 साल से भी कम जो हैं वो टॉप जुडिशरी में या फिर टॉप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतना कम इनका टेन्योर रहेगा। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कोहली, त्रिवेदी एंड नागरथना, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि 3 वीमेन जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक साथ अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा इंदिरा बनर्जी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में मेंबर हैं, मतलब टोटल वहाँ पर 4 जजेस हैं वीमेन जजेस। ओके, अब यहाँ पर लास्ट में कुछ डाटा दिए गए हैं, इसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट में वीमेन जजेस जो हैं वो 11.5%, ओके, और सुप्रीम कोर्ट में जो हैं वो टोटल 33 टोटल जजेस हैं, जिसमें से कितने हैं 4 जजेस जो हैं वो वीमेन जजेस हैं, मतलब टोटल 12%।
1.7 मिलियन एडवोकेट्स हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 15% जो है वो वीमेन हैं। ये चीज़ें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने ये रिवील किया है कि वीमेन प्रोफेशनल्स का लॉ एंड जस्टिस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एब्सेंस है अगर हम कंपैरिजन करें मेन से। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक पर्सन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ के ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाएंगे। उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम है जिसके बेसिस पर उनको नकारा जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो वो सिर्फ एक ड्राइवर के पोस्ट के रूप में काम करेंगे तो उनकी स्किन डिजीज़ की वजह से उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से बात रखी है कि देखो आप आर्मी में जा रहे हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से हमारी जो आर्मी है उसका, आर्म्ड फोर्सेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप वहाँ पर जाकर के ड्रेस आर्मी की कैरी करोगे। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अदर एरियाज़ में रोड बनाने की एक्टिविटी करता है। वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसके बेसिस पर हो सकता है कि आपकी जो स्किन डिजीज़ है उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़े और इसी की वजह से उनकी जो प्रेजेंस है या उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको नकार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया में, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक पार्ट है। शुरुआती समय में मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इंडिया के 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, ओके, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी शामिल है। इसके अलावा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान एंड श्रीलंका जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है वहाँ पर रोड्स को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, जो रोड नेटवर्क है बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया का। इसके अलावा इंडिया के फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री जो है उन सभी में रोड को बनाना, उनको ओवरव्यू करना, उनको मेंटेनेंस रखना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और यूके के बीच में एक डिस्कशन हुआ है, एक तरीके से एग्रीमेंट कोशिश की गई है कि दोनों के दोनों जो कंट्री हैं वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी क्रिमिनल है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, उन सभी को यहाँ पर इंडिया और यूके जो हैं इन सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को आपस में शेयर करेंगे। ओके, इसमें बोला गया है कि बायोमेट्रिक्स जो है, जिसमें फॉरेन कंट्रीज जो हैं उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ अदर कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए ये सारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू देखिए, आपको 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस यहाँ पर शो हो रखा होगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो भी इनकी पॉपुलेशन है उनकी काउंटिंग का काम किया जा रहा है। 2018 में लास्ट टाइम ये सेंसस कंडक्ट करवाई थी, जब राइनो की पॉपुलेशन 2413 यहाँ पर निकली थी। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी पॉपुलेशन आएगी ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कोयना प्रोजेक्ट है, कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में, तो इसको लेकर के ये बताया गया है कि जो भी इसको फंडिंग दी गई उसको सैंक्शन करने में कुछ डिले हुआ, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, वो देखो बताया गया है कि अभी हमने देखा कि यूक्रेन से बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस आए, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ की गई। हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मेडिकल ग्रेजुएट्स जो अब्रॉड से इंडिया में वापस आते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उनको लेकर के किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन बताने की कोशिश की गई है। ओके, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो एक तरीके से हमारे इंडिया में जब एंट्री लेते हैं ये फॉरेन से स्टडी करके, तो उसमें बताया गया है कि एवरी ईयर अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसमें अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में, और उसमें क्वालिफाइड जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में हो पाते हैं। तो इसकी वजह से ये एक इशू क्रिएट हो रहा है, जिसके बेसिस पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है
उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए कैसे वर्क किया जाना चाहिए। यहाँ पर कोल माइनिंग रिजर्वेशन की बात की गई है कि आसाम में जो एलिफेंट रिजर्व है वहाँ पर लगभग 2 साल पहले कोल माइनिंग की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर के एक तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये कारण लगाया गया था कि जो भी यहाँ का एलिफेंट रिजर्व है उसमें ये लीगल माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इशू हैं वो बढ़ रहे हैं और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो उसका देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से ये जो सस्पेंड किया गया था इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स को लेकर के 2 न्यूज़ हैं, दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो गोदावरी साइट पर पहुँच गए हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि हाई स्पीड फिशिंग बोट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो भी यहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स की जो संख्या कम हो रही है उनको हाईली तरीके से अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट डाला जाता है हाई स्पीड फिशिंग बोट्स के द्वारा, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर गहीर माथा जो बीच है वहाँ पर अरीबाडा के लिए 2.45 लाख टर्टल्स जो हैं वो इस साइट के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्रोल कर रहे हैं। आप सभी को पता है व्हाट इज़ अरीबाडा। अरीबाडा की अगर हम बात करें तो ओलिव रिडली टर्टल्स में जो फीमेल जो हैं वो इस टाइम आती हैं और अपने जो एग्स हैं उनको हैच करके यहाँ पर जाते हैं। तो एक बड़ी संख्या में जब ओलिव रिडली टर्टल्स ये जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं अरीबाडा। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि DRDO के कुछ यहाँ पर आइलैंड्स हैं जिनको वो प्रिजर्व प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनके जो भी एग्स हैं उनको हाइना से और डॉग से हम बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है, ये वॉर जो है वो कब ख़त्म होगा इसको लेकर के अभी कोई भी कंट्री श्योर नहीं है। वांग यी हमारे इंडिया की विजिट पर भी थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। अब ये यहाँ पर नेपाल की विजिट पर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने 9 MOU जो हैं उनके साथ में साइन किए हैं। यहाँ पर देखो न्यूक्लियर अटैक का एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। और हमने ये देखा था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में भी ये इशू क्रिएट हुआ था, जब नागासाकी एंड हिरोशिमा के ऊपर US ने ये जो बॉम्ब है वो गिरा दिए थे। तो इस तरीके की एक्टिविटी दोबारा नहीं होनी चाहिए, जिसके लेकर के जापान के PM और US के एनवॉय जो है उन्होंने हिरोशिमा जो है वहाँ पर प्रे किया। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अफगान गर्ल्स को लेकर के है। अफगानिस्तान में जो स्कूल है उनको कुछ टाइम के लिए ओपन किया गया और दोबारा से बंद कर दिया गया, जिसमें अफगानी जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में एक तरीके से कुछ सैंक्शंस फेस करने पड़े। तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट में आकर के एक तरीके से डिमांडिंग की है तालिबान से कि उनकी जो स्टडी है उसको वो रेगुलर रखना चाहती हैं और इसके लिए जो स्कूल है उनको रेगुलर ओपन किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि कोविड से इन्फेक्शन के बाद में काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो एक नेचुरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो दोबारा से लगभग 1 साल के इन्फेक्शन के बाद में दोबारा से T सेल इम्यून सिस्टम जो है उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्मोकिंग के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया में 12 करोड़ स्मोकर्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इनकी संख्या जो है वो कट हो सके। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेशन की बात करें या फिर US के FDA के अकॉर्डिंग बात करें तो 1.3 बिलियन पीपल, जिसमें से 7 बिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड, 1.3 बिलियन इंडिया में, 7.9 बिलियन जो हैं वो अक्रॉस वर्ल्ड में, जिसमें 80% जो हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से हैं। ओके, स्मोकिंग जो है वो एक एपिडेमिक है एंड ग्रेट पब्लिक हेल्थ थ्रेट करती है। इसकी वजह से हर साल 8 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, ओवर 7 मिलियन ऑफ दीज पीपल डाई ड्यू टू डायरेक्ट टोबैको, जिसमें से 7 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली टोबैको का यूज़ कर रहे हैं जिससे उनकी डेथ होती है, और 1.2 मिलियन नॉन स्मोकर्स हैं जो सेकंड हैंड स्मोक, मतलब उनके पास में उनके घर में कोई पीता है उसकी वजह से उनको ये इशू क्रिएट होते हैं। ओके, इसके अलावा अमेरिकन जनरल की कुछ यहाँ पर बात रखी हुई है कि ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोकर आर 30% to 40% मोर लाइकली देन नॉन स्मोकर्स टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। ओके, तो यहाँ पर अदर कंपैरिजन किया गया है कि अदर डिजीज़ जो है, अगर आप स्मोकिंग करते हो, चेन स्मोकर हो, तो यहाँ पर कौन कौन से जो इशू हैं वो आपको यहाँ पर एक तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो हमारा हेल्थ आर्टिकल है या फिर एक अच्छी लाइफ, एक वेल बींग को देना, जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने में एक मेजर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के कोशिश होनी चाहिए कि ये जो इशू है उसको कम किया जा सके। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैक्स काफ़ी हाई लेवल पर इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे लोग जो हैं वो उसको रेगुलर खरीदना बंद करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर देखने को मिला। 2021-22 में $400 बिलियन से ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स की जिनका यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिकल्स, कॉटन यार्न, हैंडलूम प्रोडक्ट्स या अपैरल इंडस्ट्री ये बहुत अच्छे से इंडिया में परफॉर्म कर रही हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो पेंडेमिक की वजह से इतना डिसेप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो शिपिंग कंटेनर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिला। फ्राइट रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, तब जाकर के इतना एक्सपोर्ट जो है वो हमारा बन पाया है। अगर सब कुछ नॉर्मल स्टेज पे चल रहा होता तो हो सकता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है और भी हाई लेवल पर देखने को मिले। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो हैं वो चाइना को बाइकआउट करके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, US, उसको बाइकआउट करके या उसको सेकेंडरी लेवल पर रख करके फर्स्टली इंडिया के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, वॉर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन, तो उन वहाँ की वजह से इंडिया को ग्रेन प्रोडक्ट्स में भी इंडिया को कुछ हेल्प मिल सकता है कि इंडिया से यहाँ से मेज़ या फिर जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, जिसके बेसिस पर इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जो ऑयल प्राइजेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, हो रहे हैं, उसकी वजह से भी इंडिया को एक्सपोर्ट में कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना को काउंटर करने की जो पॉलिसी है उसके बेसिस पर भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चाइना में एक प्लेन जो है क्रैश हो गया, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। ये आर्टिकल है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, UGC ने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं पूरे ऑल इंडिया में, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सभी में स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन देना है UG में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2022-23 से, तो कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम होगा जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NDA जो है वो कंडक्ट करवाएगी। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो कि 12th बेसिस पर मेडिकल एरिया में और इंजीनियरिंग एरिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको IIT या फिर नीट का एग्ज़ाम मेडिकल के लिए देना पड़ता है। सेम इसी तरीके से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम को डिसाइड किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि देखो अदर बोर्ड से स्टूडेंट पढ़ कर आते हैं। कोई बोर्ड जो है वो लिबरल होता है, कोई बोर्ड जो है वो थोड़ा टाइट चेकिंग करता है, जिसकी वजह से 12th में परसेंटेज के बेसिस पर अभी एडमिशन होते थे, जिसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन परसेंटेज बेसिस पर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हर स्टूडेंट जो है वो अच्छी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को, ये सारे जो प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट में जो अच्छी कॉलेज हैं, वो भी इस डाटा को, ये जो भी रिज़ल्ट आएगा इस एग्ज़ाम का, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका यूज़ कर सकती हैं अपने यहाँ पर एंट्री देने के लिए। ओके, इसमें गवर्नमेंट का ये बोलना है कि देखो हम इक्वलिटी ट्रीट करने के लिए ये प्रोसीजर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसका अपोज भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो नीट एग्ज़ाम का तमिलनाडु ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको अपना ये प्रोजेक्ट भी भेजा कि नीट को एलिमिनेट करके हम 12th बेसिस पर जो एंट्रेंस है मेडिकल कॉलेजेस में वो करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी इशू देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत सारी सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें प्रैक्टिकल फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले तो एक जनरल एग्जाम होगा, फिर आपका स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर एग्जाम होगा और कुछ कॉलेजेस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा
जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल, उनके लिए एक इंटरव्यू जैसे बेसिस का फॉर्मेशन भी किया जाएगा, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को जान करके वहाँ उनकी एंट्री डिसाइड की जाएगी। ओके, तो ये हमने आज द हिंदू की जो कंप्लीट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है उन सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।